नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हुलाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से नामांकन का काम तो पूरा हो गया, लेकिन वहां पर बहुत सारी सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, दोनों तरफ है। लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में ये ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो क्या वहां के समीकरण हैं, कौन से मुद्दे हैं, इस पर सबसे पहले बात करेंगे। और इसके बाद आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ ये होगी कि ये जो तमाम सियासी नारे लगते हैं, राजनीतिक नारे लगते हैं, इस पर बटोगे तो कटोगे वाला नारा, इसकी सबसे ज़्यादा इन दिनों चर्चा है। सब अपनी अपनी तरफ से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। सीएम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको बोला था बांग्लादेश के संदर्भ में, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव के भी बयान आए और तमाम लोग इसको अपनी अपनी तरह से इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, क्या निहितार्थ है, इस पर आज खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद आपने हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद सुना होगा कि ईवीएम में वो खराबी, इसमें वो खराबी, चुनाव आयोग ने ऐसा किया वैसा किया। तो चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था, कांग्रेस के नेताओं से स्पष्टीकरण मांगा था। अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस को फटकार लगाई है, खरी खरी सुनाई है और कहा है कि आप जो इस तरह का व्यवहार करते हैं कि जीतने के बाद तो आपको लोकतंत्र की जीत दिखाई पड़ती है, लेकिन जब हारते हैं तो चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। इससे लोकतंत्र की बदनामी होती है, लोकतंत्र में लोगों का भरोसा कम होता है। दुनिया भर में भारत और उसके लोकतंत्र की बदनामी करने की कोशिश होती है। इस पर बात करेंगे। और इसके बाद आपने ये सुना होगा कि दिवाली है, छठ है, इसके लिए भारतीय रेलवे ने 250 से भी ज़्यादा स्पेशल ट्रेन चलाए हैं और भी कई तरह के इंतजाम किए हैं। लेकिन जब आप सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको उसमें लगेगा कि बहुत सारी पुरानी तस्वीरें चला करके ये दिखाई जा रही हैं कि बड़ी भीड़ भाड़ है, लोगों को बड़ी दिक्कत है। हो सकती है, कहीं कहीं दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीरें और बढ़ा चढ़ाकर बातें कही जाती हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे की जो कोशिश है उस पर पानी फेरने की साजिश है क्या, इस पर भी करेंगे बात। होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। पर्यटन क्षेत्र में सुविधाओं पर स्थिरता को मिलेगा बढ़ावा। भव्य और दिव्य दीपोत्सव के लिए तैयार है श्री राम की नगरी। 500 से भी ज्यादा वर्षों के बाद रामलला के स्वागत में दीपोत्सव। 28 लाख दियों की रोशनी में बनेगा नया कीर्तिमान। देश भर में उल्लास के साथ मनाई जा रही है आज छोटी दिवाली। तेज हुआ चुनावी संग्राम। महाराष्ट्र और झारखंड में पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का अंतिम दिन खत्म हो गया। तो वहीं महाराष्ट्र में अब सभी नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में दूर दराज इलाकों में घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। आज से बढ़ गया डीलर्स का कमीशन। पेट्रोलियम मंत्री ने किया इस फैसले का स्वागत। राजधानी दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी में भी घुल रहा है प्रदूषण का जहर। कई इलाकों में 300 के पार पहुंचा AQI। तो छठ से पहले मैली यमुना ने बढ़ाई श्रद्धालुओं की और लोगों की चिंता। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को ईवीएम पर गलत बयानी के लिए लगाया फटकार। कहा समाज में गलत धारणा पैदा करने से बचे कांग्रेस के इकोसिस्टम आज भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों में बना रहा है अविश्वास का माहौल। और त्योहारों के मौके पर रेलवे ने आम आदमी की सुरक्षित यात्रा के लिए उठाए कई कदम, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए लोगों के बीच पैनिक करने की जा रही है साजिशें। गलत सूचना देकर सुरक्षित यात्रा में ये लोग डाल रहे हैं बाधा। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि महाराष्ट्र में किस तरह से फ्रेंडली फाइट का माहौल, जिसे नूरा कुश्ती भी कहते हैं, उसका कई सीटों पर इस तरह का समीकरण बना है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया तो कल पूरी हो गई।
लेकिन 15 सीट ऐसे हैं जहां पर झोल बना हुआ है या यूं कहिए पेंच फंसा हुआ है, जिसमें ज्यादातर एमवीए जो विपक्षी एमवीए है वहां पर उसमें फ्रेंडली फाइट कह करके वो बचाव कर रहे हैं कि ये तो फ्रेंडली फाइट है, जैसे नूरा कुश्ती कहते हैं। इस बीच चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने 152 उम्मीदवार, शिंदे सेना ने 80 और एनसीपी का जो अजित पवार गुट है उसने 52 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। दूसरी तरफ की बात कीजिए तो कांग्रेस ने 103 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए हैं। शरद पवार की जो पार्टी है और उद्धव सेना है उन्होंने 87 सीटों पर पर्चा भरा है। लेकिन समाजवादी पार्टी एमवीए में से अभी तक उसका तालमेल हो नहीं पाया, तो सपा ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार एक तरफा उतार दिए। तो ये एमवीए के लिए टेंशन हो सकता है, लेकिन आघाड़ी इसे दोस्ताना संघर्ष भी मान बैठी है कि नहीं उनके साथ दोस्ताना मुकाबला होगा। सपा के 9 उम्मीदवारों में 7 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, तो जाहिर है कि सपा और कांग्रेस, सपा जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मोहब्बत की दुकान जो पार्टी दावा करती है उसमें सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। और अगर मुद्दों की बात करें, समीकरणों की बात करें, तो जातीय समीकरण का जुगाड़ है विपक्ष के पास एमवीए की, और सीट उन्होंने उसी आधार पर भरी भी है। लेकिन मुद्दे का टोटा कहीं ना कहीं है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी सत्ता में जो है वहां पर वो अपने काम अपने विकास की बात कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो विपक्ष है उनके पास आरक्षण, मराठा आरक्षण का मुद्दा वहां पर काफी जोर शोर से उठा था, बेरोजगारी का मुद्दा हो सकता है। लेकिन अब आप महाराष्ट्र के बाद अगर झारखंड की बात कीजिए तो बीजेपी वहां पर विपक्ष में है और वहां पर सत्ता में कौन है? महागठबंधन या इंडी गठबंधन कहिए। तो बीजेपी ने जंगल जमीन और मां बेटी रोटी का मुद्दा वहां पर दिया है और इससे चुनावी बयार को झारखंड में गरमा दिया है। और साथ ही बीजेपी ने क्या मिला का नारा दिया है, तो इससे हेमंत सरकार के 5 साल की अव्यवस्था को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। घुसपैठ, अवैध घुसपैठ का मुद्दा तो है ही। तो महागठबंधन में सोरेन झारखंडी अस्मिता को बड़ा मुद्दा मानते हैं और उन्होंने उसी मुद्दे को आगे किया है। बाहरी बनाम अंदरूनी जो बीजेपी का डेमोग्राफी चेंज के आरोप में है, तो उसको लेकर के उन्होंने आदिवासी अस्मिता उसके काट में दिया है, प्रभावी बनाने की इसको कोशिश कर रहे हैं। तो एनडीए बनाम एमवीए जो महाराष्ट्र की बात वापस करें तो वहां पर लड़ाई में जीत इस बात पर निर्भर है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर कौन सी पार्टी लोगों को पोलिंग बूथों पर खींच कर ले आती है और उनसे वोट कराती है अपने पक्ष में। लेकिन दिलचस्प है, चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड। तो इन सब के बीच भाजपा के नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति की सरकार वापस आएगी। अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने, हमारे समीर मेघे जी ने, हमारे प्रवीण दटके जी ने, हमारे मिलिंद माने जी ने, हमारे सुधाकर कोहले जी ने नागपुर में पर्चा भरा है। जो जन सैलाब आपने देखा है, हम बहुत अच्छे वोटों से चुनकर आए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी। तो वहीं कांग्रेस के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि महाआघाड़ी में कोई भी लड़ाई, बल्कि रमेश उनका नाम है, रमेश ने कहा कि महाआघाड़ी में कोई किसी तरह की महाराष्ट्र में लड़ाई नहीं है, भले ही कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट हो रही हो। महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। आपस में महायुति में भयंकर लड़ाई चल रहे हैं और बीजेपी के जो नेता शिंदे ग्रुप में छिन्न में लड़ रहे हैं और एनसीपी के नेता के कोटे में बीजेपी लड़ रहे हैं। कभी ऐसा मैंने कभी राजनीति में नहीं सुना है। एक विचित्र गठबंधन है महायुति। तो आप रमेश चेन्नीथला को सुन रहे थे, जो हैं तो केरल कांग्रेस के लेकिन प्रभारी महाराष्ट्र कांग्रेस के हैं। वो उल्टा महायुति को कह रहे थे कि गड़बड़ी तो आपके यहाँ पर है। लेकिन झारखंड में क्या कुछ हो रहा है? शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने हेमंत सोरेन को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। की रोटी बेटी माटी संकट में विदेशी घुसपैठिया आ रहे हैं और जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार उनको संरक्षण दे रही है। ये जो दाना तूफान है इससे बड़ा संकट है और इसलिए संकट से बचना है तो इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है और बीजेपी एनडीए की सरकार को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी ने पंच प्रण किए हैं झारखंड के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए। ये पंच प्रण ही हमारे 5 पांडव है जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। कहना चाहूंगा
ये जाकर के आपने भारत सरकार का आंकड़ा निकाल के देख ले कि कौन से जिला में, कौन से राज्य में किस तरीके से आंकड़े में बदलाव हुआ है। जाके बंगाल में देखे, बंगाल का आंकड़ा क्या है, और पता कीजिए झारखंड में अलग अलग जिलों का आंकड़ा क्या है। तो आसपास पता चलेगा कि यहाँ कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं, सब अमन चैन से रह रहे हैं, खुशी अमन से रह रहे हैं। तो दावे हैं अपने आपने, और जैसा कि इससे पहले हमने दिखाया कि महाराष्ट्र में महायुति कह रही है कि एमवीए में बड़ा नूरा कुश्ती है, और एमवीए कह रही है कि नहीं महायुति में, हमारे यहाँ वैसा कुछ नहीं है। लेकिन सही स्थिति क्या है? श्यामा मिश्रा मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो बताएंगी कि सही स्थिति है क्या आखिर। श्यामा, जिस तरह के दोनों तरफ से दावे कहे जा रहे हैं कि नहीं हमारी तरफ नहीं उनकी तरफ है नूरा कुश्ती, क्या है डेटा आपके पास जिसमें कि 288 सीटों में से कौन कौन सी ऐसी कितनी सीटें हैं जिसको कि महायुति मैनेज नहीं कर पाई है, और कितनी सीटें ऐसी हैं जिसको एमवीए मैनेज नहीं कर पाई? देखिए, अगर आप पूरा एक जो ये सीट जो अनाउंस किया गया, आपने देखा कि कल नामांकन का आखिरी दिन था, आखिरी तारीख था, और देर रात तक, परसों की देर रात तक हम देख रहे थे कि लिस्ट आ ही रही थी। तो हम समझ सकते हैं कि दोनों ही खेमे में काम आसान नहीं है, दोनों ही तरफ में तकलीफें थी ही। और अगर हम पहले महायुति की बात कर लेते हैं, तो जिस तरीके से महायुति ने अपने लिस्ट्स को पहले अनाउंस करना शुरू किया था, लगा था कि बहुत सही है, यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गति इनकी धीमी पड़ने लगी और जो आंकड़े थे वो थोड़े से अजीब होने लगे। उसमें दावा अभी आने लगा। अब आखिरी में अगर आप कल देखें तो 3 बजे का समय था, नामांकन खत्म होने का समय था, और 2:55 पर नवाब मलिक जो एनसीपी से हैं, उन्होंने पर्चा भरा है अपने नामांकन का। और पहले तो ये बातें चल रही थी कि वो शायद समाजवादी पार्टी से टिकट ले लें या किसी अन्य पार्टी से टिकट ले लें, लेकिन उन्होंने आखिरकार एनसीपी से ही जो मानकोट शिवाजी नगर का एरिया है वहां से उन्होंने पर्चा भरा है, नामांकन भरा है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ भी बातें जो हैं एंड मिनट तक, लास्ट मिनट तक बनती बिगड़ती ही रही हैं। इसके अलावा हम महाविकास आघाड़ी की बात कर लें अगर, तो वहां भी कई सारे ऐसे सीट्स हैं जहां पर नाम अनाउंस हुए ही नहीं है। कम से कम 6 सीट, 5 सीट से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर नाम अनाउंस किए ही नहीं है उन्होंने। और वहां पर भी अगर हम कैलकुलेशन देखें तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा लिए हैं, उसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे ने लिया है, और उसके शिवसेना उद्धव ठाकरे से ज्यादा राष्ट्रवादी ने लिया है और उन्होंने लिया है। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि जो प्रेफर्ड एरिया रहता है या स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है, कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से खेमे में पार्टियों को समझौता करना पड़ा है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। लेकिन अब जो कि नामांकन भर चुका है, सभी ने भर दिए हैं, और ये डेटा आया हुआ है कि लगभग 8,000 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने नामांकन भरा है। तो अब ये नामांकन की प्रक्रिया, जो टेस्ट करने की प्रक्रिया होती है, वो शुरू होगी। और कई सारे जगहों से ऐसा भी आ रहा है कि वो रिजेक्ट हो रहे हैं, कुछ लोगों की रिजेक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यही मुंबई की बात कर रही हूँ मैं, नवाब मलिक की जो सुपुत्री है वो खड़ी हुई है, सना मलिक, उनके अपोजिट में महाविकास आघाड़ी से जो अभिनेत्री स्वरा भास्कर, उनके हस्बैंड हैं फहाद शेख, वो खड़े हुए थे, लेकिन उनका नामांकन बताया जा रहा है कि 2 बार रिजेक्ट हो गया है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे जगह हमें अभी देखने के लिए मिलेंगे कि जहां पे से नामांकन फिक्स नहीं हुआ या किसी ने नामांकन वापस ले लिया, क्योंकि कई बार ऐसे भी तालमेल बिठाए जाते हैं कि कैंडिडेट्स तो आपने दे दिए, कैंडिडेट्स आपने लगा दिए अपोजिशन में, लेकिन बीच में ऐसी बातें हो जाती है, समझौता हो जाता है, और फिर उस कैंडिडेट का नाम वापस ले लिया जाता है ताकि दूसरी पार्टी को या दूसरे जो कैंडिडेट है उन्हें समर्थन मिले। तो इस प्रकार से अभी हमें यहाँ पे नजारा देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम इसी पर बात कर ही रहे हैं तो माहिम का भी एक ये सीट है, माहिम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें आप जानते हैं कि मनसे अध्यक्ष जो है राज ठाकरे, उनके सुपुत्र उतरे हैं। तो बीजेपी या महायुति की बात कर ले, वो उन्हें समर्थन देने की बातें कर रही हैं। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि देखिए एमवीए का जो इंटरनल तो ठीक है, महायुति में भी कुछ सीटों पर है ही। आपने बताया भी कि किस तरह नवाब मलिक की सीट पर कितना बड़ा ड्रामा कल हुआ है, लेकिन हुआ ये है कि एमवीए पर जो अंदर के पार्टनर हैं वो तो हैं ही, साथ में समाजवादी पार्टी जो बाहर से प्लेयर आई है उसने भी कुछ इस तरह की बातें कही हैं। अब हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे सलाहकार संपादक, जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं। विनोद जी, महाराष्ट्र में हमने देखा कल एकदम हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ नवाब मलिक की सीट पर।
लेकिन बात अगर महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड की भी करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुद्दों को लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें चाहे महाराष्ट्र की लीजिए या फिर इधर लीजिए झारखंड की लीजिए, जो विपक्षी गठबंधन है वहाँ हालांकि झारखंड में सत्ताधारी है, उनका मुद्दा का फोकस वो बिल्कुल एक अलग है। जो बीजेपी जो नारा देती है विकास का, बाकी चीज़ों का, उसके बरक्स वो ऐसे मुद्दों को खड़ा कर रहे हैं महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक। लाल जी, पहले महाराष्ट्र की चर्चा करते हुए अभी श्यामा बता रही थी तो थोड़े से ये जोड़ लेते हैं झारखंड पे आने से पहले कि महाराष्ट्र में एक तो ये चीज़ें जो हो रही है, जो आप फ्रेंडली फाइट देख रहे हैं और नवाब मलिक की बात आप कह रहे हैं या बाकी को इसलिए ये कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, तो उस मामले में बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ये अजीत पवार के सीट से अगर उन्होंने कोई सीट दिया है तो वो उनकी मर्जी है, बीजेपी का उसमें कोई अब तो शिंदे सेना ने कैंडिडेट भी दे दिया उनके हाँ, खिलाफ। वो उनकी मर्जी है और वो अगर वो उनका टेंशन है कि वो किस रूप में उनको रखते हैं या नहीं रखते हैं, कम से कम महायुति ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम इस चीज को लेके बीजेपी ने तो अपना क्लियरिटी दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज मुझे याद आ रहा है गोपीनाथ मुंडे, तो जो स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे एक बात कहा करते थे अक्सर कि ये शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी के बारे में वो बताते थे, तो कहते थे कि ये राजनीतिक पार्टी कम धर्मशाला ज्यादा है। और वो धर्मशाला इसलिए कह रहे थे कि इसमें शरद पवार के पास ये स्कोप होता था, कोई भी आओ, कहीं से भी आओ, चल जाओ और वो एक तरह से टिकट देने में इतना दरिया दिली दिखाते थे क्योंकि वो हर समय में एक सियासी जुगाड़ की राजनीति करते रहे। इस बार जो आप देख रहे हैं वो कमोबेश वही सियासी जुगाड़ की जो है कैंडिडेट्स को ढूंढा गया है। ये ठीक है कि विनेबल कैंडिडेट्स के साथ साथ में जातीय समीकरण बैठाने की बात है, लेकिन इसमें जो झोल पैदा किया है ये फ्रेंडली फाइट में, वो फ्रेंडली फाइट में झोल समाजवादी पार्टी ने किया है। अब समाजवादी पार्टी को जो 2 सीट देने की बात एमबीए ने कही थी, इसके बदले में उन्होंने 9 सीट खड़ा किया और 9 सीट में से समाजवादी पार्टी ने 7 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। बिल्कुल, तो अब ये मुस्लिम कैंडिडेट तो कम से कम मोहब्बत की दुकान में तो एक परेशानी का सबब बन ही सकता है। रही बात जब झारखंड की बात आप करते हैं कि झारखंड में महाराष्ट्र और झारखंड में जितना हम लोग समझ पा रहे हैं, महाराष्ट्र में कोई मुद्दा अभी तक विकास को लेके, बीजेपी के अस्थायित्व को ले, स्टेबिलिटी को लेके अभी ढूंढ पाया हो ना हो, लेकिन वहां कम से कम जो महागठबंधन है इसका इंडिया गठबंधन का, उस महागठबंधन के सामने में बीजेपी ने जो मुद्दा उठाया है जंगल जमीन का, माँ बेटी रोटी का मुद्दा, वो मुद्दा कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्कोर्स में इस बात को एक तरह से आप मुझे कि सबसे बड़ा एक मुद्दा बना दिया है। अब ये डिपेंड ये करता है कि आप अगर इलेक्शन के मैदान में हैं और आप चुनावी मुद्दा करते हैं या आप चुनावी मुद्दा बनाते हैं, मुद्दे की तो सबसे बड़ी कामयाबी तब होती है कि उस मुद्दे से कोई वोटर्स जो है को आप पोलिंग बूथ पे ले आते हैं। ठीक है, तो वो अभी जो झारखंड में मैं झारखंड पर आपसे आपके पास आऊंगा अलग से, इसलिए क्योंकि सोमेश पटेल भी हमारे साथ झारखंड से जुड़ गए हैं, तो पहले उनसे एक इनपुट ले लेते हैं फिर आपके पास आता हूं। सोमेश पटेल हमारे साथ झारखंड से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। सोमेश, जिस तरह वहां पर मुद्दों का हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मुद्दों के साथ जो अवैध घुसपैठ है उसका मुद्दा उठाया, तो अब हेमंत सोरेन जो है वो आदिवासी अस्मिता का कार्ड वहां पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं उनको लगा कि जब अवैध घुसपैठ पर हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो चलो इसी कार्ड को आगे करो। जी लाचिन, आपको जरूर बताना चाहूंगा, राज्य में सबसे बड़ा आज के डेट में कोई मुद्दा है इस विधानसभा चुनाव में, बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा है। कुछ दिन पहले निशिकांत दुबे ने भी इस बात की जानकारी दी थी कि झारखंड की जो मुक्ति मोर्चा सरकार है, इन्होंने राज्य सरकार को एक लिखित आवेदन दिया था, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि राज्य में बांग्लादेश घुसपैठ हो रहा है जिससे आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो संथाल परगना का इलाका है, उस इलाके में बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा पिछले कई वर्षों से जारी है। अब राज्य में क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, पिछले 5 सालों पे जो राज्य में यहाँ पर हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है, उनका साफ तौर पे यही कहना होता है कि राज्य में कोई भी बांग्लादेश घुसपैठ नहीं हुआ है। फिर आप एक तरफ आवेदन देते हैं, एक तरफ आवेदन देकर यह जिक्र करते हैं कि राज्य में बांग्लादेश घुसपैठ हुआ है, दूसरी तरफ इनके तमाम नेता कहते हैं कि राज्य में कोई बांग्लादेश घुसपैठ नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में सबसे बड़ा अगर आज के डेट में कोई मुद्दा है तो बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा है। दूसरा, जो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने भी एक मुद्दा का जिक्र करते हुए कहा था कि राज्य में
रोटी माटी बेटी को बचाना है। राज्य में कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर तमाम जो जिस तरह से मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, पिछले 5 साल में जो राज्य की सरकार है इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया, तो कहने कि इस चुनाव में जो वोटर है जनता के बीच में इन मुद्दों को लेकर तमाम बातों का जिक्र भी हो रहा है। ठीक है, हम संक्षेप में एक टिप्पणी विनोद जी जरूर कर दीजिए। वो ये कि जिस तरह से झारखंड में मुद्दा ये है, एक तरफ अवैध घुसपैठ, दूसरी तरफ ये स्थानीय अस्मिता का, हेमंत सोरेन ने पहले कई दिनों तक जवाब नहीं दिया, अब ये उठा रहे हैं, कितना कारगर रहेगा विनोद जी? देखिए, बीजेपी का के साथ में एक एज इस बात को लेके है कि 5 साल के हेमंत सोरेन सरकार के जो ये रहा है अपना, उस 5 साल में आप ये देखिए कि हेमंत सोरेन पे इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इतने सारे आरोप में वो जेल भी गए हैं, बेल पे आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन के पास में कोई ऐसा मुद्दा ये था भी नहीं झारखंडी अस्मिता को छोड़ के। वो जो कार्ड खेल रहे हैं, एक तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, दूसरा झारखंडी अस्मिता की बात कर रहे हैं। तो झारखंडी अस्मिता के आड़ में वो बचना चाहते हैं इन तमाम आरोपों से, भ्रष्टाचार की हो या डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा हो। लेकिन ये बात है कि जब कभी भी वो झारखंड अस्मिता की बात करेंगे, झारखंडी अस्मिता की बात करेंगे, आदिवासी की बात करेंगे, तो वो इन 5 सालों में जो डेमोग्राफिक चेंज की बात, अभी अब शिवराज सिंह चौहान का आपने सुना, हेमंत बिस्वा शर्मा जी का आपने सुना, तो ये जब इस बात को लेके केस स्टडी सामने में रखते हैं तो शायद हेमंत सोरेन को बचना मुश्किल है इन चीजों से और इन आरोपों से, इसलिए वो बार बार अपने को आदिवासी और झारखंडी अस्मिता की बात जरूर अब देखना होगा कि झारखंड के लोगों के लिए, वहां के आदिवासियों के लिए कौन सा मुद्दा ऐसा है जिसको वो खुद महसूस कर रहे हैं और वास्तव में महसूस कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा आपका जुड़ने के लिए, और विनोद जी आप बने रहिएगा। अभी हम लोग खास चर्चा करने वाले हैं आज कि ये जो बटोगे तो कटोगे वाला है, इसको तमाम राजनीतिक नारों के बीच इसकी आजकल बड़ी चर्चा है, तो इसका संदर्भ क्या है, कौन इसको किस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सीधे लिए चलते हैं, आपको इस समय बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहली दीपावली है जब श्री राम लला विराजमान पूर्ण भव्यता और दिव्यता के साथ श्री राम मंदिर में स्थापित हो चुके हैं, और उसके बाद का यह ज्योति पर्व है। परंतु दुख की बात यह है कि वो लोग जो सदैव राम मंदिर के अभियान से द्वेष करते रहे और राम मंदिर निर्माण का क्लेश उनके मन में रहा, वो इस उजाले के पर्व में भी अपने मन के अंधकार को दूर करने में सफल नहीं हो रहे हैं। और इसीलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर उनके मन का अंधकार हावी होता दिखाई पड़ रहा है। जहां एक तरफ आज चाहे साधु संत हो, जन सामान्य हो या भक्त लोग हो, सभी प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद दे रहे हैं, वहीं इन विपक्षी दलों के मन का अवसाद बार बार उभर कर सामने आ रहा है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो सत्ता का मोह है आपके अंदर, जो हारने के बाद भी दिमाग से जा नहीं रहा है, तो सुंदरकांड में रावण को हनुमान जी ने एक संकेत दिया था। मैं किसी के लिए शब्दशः नहीं कह रहा हूं,
जो प्रतीक रामचरितमानस में है, मैं उसी के हिसाब से कह रहा हूं। तो हनुमान जी उससे कहते हैं, मोह मूल बहु सूल प्रद त्यागो तम अभिमान और भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अर्थात अपने मन का ये जो तामसिक अभिमान है ये छोड़ो और भगवान का निर्मल हृदय से भजन करो। अब मैं आपको बताता हूं वो तामसिक अभिमान और जो उनके शूल के रूप में हृदय में छुपा है वो मोह बताना चाहता हूं। यही ये दर्शा रहा है कि ये सत्ता के मोह का जो तामसिक अभिमान है कि मैं सही हूं, यदि मैं जीत गया तो मैं सही हूं और यदि मैं हार गया तो दूसरे की गलती है। इस प्रकार की बातें जो कांग्रेस ने की हैं, मैं कहना चाहूंगा ऑन द लाइटर नोट, ये मोहल्ले के उस चंचल बालक की तरह हैं जो कहता है कि जब तक मैं बैटिंग कर रहा हूं तो ठीक है और जैसे ही मैं आउट हो गया तो अब मैं एम्पायर की गलती मानता हूं, मैं तो आउट हो ही नहीं सकता। और गंभीरता की दृष्टि से कहना चाहूंगा कि इनके आरोप हास्यास्पद नहीं, संदेहास्पद है। नाउ द मैनर इन विच कांग्रेस इज ट्राइंग टू डीमीन or put an allegation on the dignity of the constitutional institutions. It is not ridiculous. It is surreptitiously suspicious. क्योंकि इसमें एक डिजाइन, एक मोटिव नजर आता है। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि केवल आप हरियाणा के इर्द गिर्द देखिए, जम्मू कश्मीर में ईवीएम सही काम कर रही थी और पंजाब में ईवीएम ने सही काम किया, हिमाचल में ईवीएम ने सही काम किया और दिल्ली में ईवीएम ने सही काम किया, और एक राज्य बच गया हरियाणा के बगल में राजस्थान, जहां 2018 में सही काम किया था और 2023 में सही काम नहीं किया और केवल हरियाणा में गलत काम किया। मुझे लगता है 99 के नशे में सत्ता को अपनी मान लेने के अहंकार में जो नशे में गाड़ी चला रहे थे, उसके एक्सीडेंट के लिए दूसरे को दोष देने वाले बिगड़े दिल शहजादे जैसे दिमाग की मानसिकता से उन्हें बाहर आना चाहिए। देश की प्रबुद्ध जनता इस प्रकार के हास्यास्पद तर्कों को अब संदेहास्पद दृष्टि से देखने लगती है कि मात्र पिछले वर्ष तेलंगाना में भी चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया, कर्नाटक में चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में बहुत अच्छा काम किया, मगर और आपके अनुसार लोकसभा में बहुत अच्छा काम किया, परंतु जहां आप हार गए वहां के ऊपर सवाल उठा। वैसे बिंदुवार चुनाव आयोग ने उत्तर दिया है, यह एक तकनीकी और संवैधानिक संस्था के द्वारा दिए गए उत्तर के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं इसके राजनीतिक और नैतिक पक्ष के बारे में पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की क्यों विचारधारा बना ली है कि वो भारत के लोकतंत्र को हर संस्था के बारे में संदेह उत्पन्न करके अराजकता क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं। याद करिए, मात्र 1.5 साल पहले उन्होंने कहा था विदेश में जाकर कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड, और उसमें उन्होंने जुडिशरी को भी ले लिया था। कभी मीडिया पर आरोप, कभी जुडिशरी पर आरोप। क्या यह सत्य नहीं है कि भारत की सेना के ऊपर संदेह, जबकि डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, भारत की वायुसेना पर संदेह, भारत के सीएजी पर संदेह, आपके विरुद्ध निर्णय हो जाए कोर्ट में तो कोर्ट पर संदेह, और आपकी सदस्यता बहाल हो जाए तो लोकतंत्र की विजय। मैं देश की जनता से गंभीरता से कहना चाहता हूं कि अभी मात्र कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके सबसे प्रमुख नेता और सदैव उद्वेलित रहने वाले नेता ने कहा कि मैं अनऑफिशियल एमपी रहूंगा। ये अनऑफिशियल एमपी की मानसिकता वाली पार्टी, जिसने देश को 10 साल एक अनऑफिशियल पीएम भी दिया, जिनके बारे में आज भी यह शक है और जनता में भाव है कि अनऑफिशियल पार्टी प्रेसिडेंट है, और वो दिल्ली में उसके साथ है जहां अनऑफिशियल सीएम है, वो देश की ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि इन लोगों के विचार के कारण लोकतंत्र खतरे में है।
क्या यह संभव है कि किसी संसदीय क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि यहां से प्रतिनिधि कोई और है मगर यह मेरा क्षेत्र है? जैसे हम सब ने सुना कि सरकार की शपथ कोई और ले रहा है और माना जा रहा है चला कोई और रहा है, पार्टी का अध्यक्ष पद कोई और है और चला कोई और रहा है। इसके तमाम प्रकार के उदाहरण हैं। और तो और दिल्ली में तो यह भी उदाहरण देखने को मिल रहा है कि अपने मुंह से कह रहे हैं कि असली सीएम कोई और है। मुझे लगता है ऐसे विचारों से देश की जनता को अब सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब विषय यह नहीं है कि हम इनको हंसी में उड़ाएं या बचकाने ढंग से बात करें। देश की हर संस्था के बारे में आक्षेप, क्या यही कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसने कहा था कि एसबीआई बर्बाद हो गई, एलआईसी बर्बाद हो गई? एलआईसी ने पिछले तिमाही में ऑल टाइम हाई प्रॉफिट गेन किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले तिमाही में ऑल टाइम हाई प्रॉफिट गेन किया है, प्राइवेट और वो मिलाकर। एचएएल बर्बाद हो गई, इन्होंने कहा था। देश की हर संस्था के बारे में आक्षेप करना यह किसी भयानक संदेहास्पद डिजाइन का हिस्सा नजर आता है। इसलिए चुनाव आयोग के उत्तर के बाद हम ये अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए और आत्म अवलोकन करना चाहिए। आप चुनाव आयोग की बात नहीं मान रहे, अरे अपनी पार्टी के नेताओं की तो बात मानिए। तो कितने ही नेता ऑफिशियली बोल चुके हैं, कुछ एक तो हरियाणा के और कुछ लोग जो हैं वो अनऑफिशियली कितना बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम देश की जनता से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि इस दीपोत्सव के ऊपर, प्रकाश के पर्व के ऊपर आप अंधकार फैलाने वालों से सावधान रहें और कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को कलंकित करने के प्रयास, और साफ शब्दों में कहें जिसके कारण संविधान के ऊपर, संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर संकट उत्पन्न होता है, जिन्होंने अपनी पार्टी के संविधान के ऊपर आक्षेप किया, अगर वास्तविक शक्ति की बात करें, और जो देश के संविधान की बात करते हैं, खतरे की बात, तो इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है कि लोकतंत्र की किसी भी व्यवस्था में उन्हें आस्था नहीं है और भारत के ऊपर, भारत की व्यवस्थाओं को कमजोर करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तो मुझे लगता है शायद भारत के इतिहास में पहला मौका हुआ होगा जब इतना विस्तृत जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आया हो और जिसमें एक सतर्कतापूर्ण टिप्पणी भी है कि इस प्रकार की चीजों से हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है। और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो इस प्रकार की बातें पहले बोल चुके हैं, जिसमें बांग्लादेश इत्यादि का रेफरेंस देते थे, तो उनके मन का मनोभाव यह हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि वो पार्टी जो 2019 में सर्वोच्च न्यायालय को गलत कोट करने के लिए जिनके नेता को माफी मांगनी पड़ी थी, आज चुनाव आयोग के इस विस्तृत निर्णय के बाद उन्हें चुनाव आयोग नहीं, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। रवि, ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राज्यसभा सदस्य, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासतौर पर उसी मुद्दे को उठा रहे थे जिस पर आज हमने भी बात की थी कि कांग्रेस को चुनाव आयोग ने बिंदुवार जवाब दिया है, क्योंकि जिस तरह हरियाणा के नतीजे के बाद कांग्रेस ने कई आरोप लगाए थे, चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया, उसका जवाब दिया और कहा कि ये खतरनाक है, ऐसा नहीं करना चाहिए एक जिम्मेदार पार्टी को। साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने जो दीपोत्सव, अयोध्या का दीपोत्सव है, उसको लेकर जो विपक्ष का रवैया है, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। आज की जो खास चर्चा है वो अब हम करने वाले हैं कि जो राजनीतिक नारों के बीच बटोगे तो कटोगे, ये वाली सबसे ज़्यादा इन दिनों चर्चा हो रही है। जहाँ हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले ये बात कही थी, लेकिन इस बीच अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा के बाद वाली जो दीपावली है, उसको लेकर पूरे देश में उमंग और उत्साह का माहौल है। सामाजिक आंदोलन से खड़ा हुआ राम मंदिर का मुद्दा, आखिरकार मंदिर वहीं बनाएंगे के पीढ़ियों के संकल्प को पूरा किया गया। तो जाहिर है कि समाज को बांटने की कोशिश राम मंदिर ने फेल कर दिया था और इस मुद्दे को सामाजिक चेतना से जोड़ दिया था।
तो मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी सामाजिक सरोकार को जगाने के लिए ये कहा था कि बटोगे तो कटोगे, ये नारा रखा, लोगों के सामने रखा। हालांकि याद कीजिए, योगी आदित्यनाथ ने ये नारा बांग्लादेश में जो हिंदुओं के प्रति बढ़ता अत्याचार था उसके संदर्भ में दिया था और कहा था कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, वरना बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह हाशिए पर धकेल दिए जाएंगे। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ का ये नारा नकारात्मक सोच वाला लगा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी बांटने वाली सियासत करती है, उनका पीडीए ना तो कभी बटेगा ना कभी कटेगा। तो क्या अखिलेश की चिंता इस बात को लेकर है कि उनकी जो मुस्लिम यादव समीकरण है उससे कहीं और बाकी जातियां बेदक न जाएं? जातिवादी सियासत में बांटने और राज करने का फॉर्मूला इस नारे से क्या आहत होता है? क्या इसीलिए अखिलेश ने ऐसा कहा? दरअसल अखिलेश यादव को पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वाली पीडीए जो उनकी राजनीतिक हित है वो उसको मजबूत करती है उनकी पार्टी को। कांग्रेस पार्टी अपनी मोहब्बत की दुकान में आबादी और हक का नारा लगाती है, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने कहा था बच्चे दो ही अच्छे। तो इस बीच इंडी गठबंधन जो विपक्षी गठबंधन है वो हिंदू समाज बटे, ये उनको लगता है कि तो फायदे का सौदा उनके लिए है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक मजबूत बना रहे इसके लिए वो पूरी कोशिश करते हैं, हर कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि समाज बटा तो देश खंडित हुआ, ये तो हमने देखा है। मजहब के आधार पर पाकिस्तान बना था 1947 में, लेकिन यह प्रयास कभी नहीं हुए कि भारत के सनातन संस्कृति में कोई बिखराव ना हो। तो विपक्ष के नेता योगी आदित्यनाथ के नारे को भय की सियासत बता रहे हैं, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर हर दिन एक नया एजेंडा लेकर आ जाते हैं। तो जाहिर है कि परिवारवादी पार्टियों की चिंता अपनी सत्ता को लेकर होती है। सत्ता की सीढ़ी वो समाज को बांटकर ही हासिल करते हैं, लेकिन राम मंदिर का भव्य निर्माण और रामलला विराजमान का आगमन ये बताता है कि सामाजिक एकजुटता ही भारत और भारतीयता को बचाकर रख सकती है। तो जिस बयान को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, बटोगे तो कटोगे, हम आपको वही वाला बयान पहले सुनवाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या था। पहले ये सुन लीजिए, देख लीजिए। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आपने सुन लिया, बिल्कुल साफ तौर पर बांग्लादेश का नाम लिया था। लेकिन इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का यह अब तक बिल्कुल जो बीजेपी की राजनीति है उसके हिसाब से वो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे खराब नारा, देश के इतिहास में इससे खराब, इससे नेगेटिव नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया होगा जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में दिया है। ये जो नारा है पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे खराब नारा है और नेगेटिव नारा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, देखते हैं उनको भी। अयोध्या में इस बार अद्भुत छटा बिखरेगी जब प्रभु रामलला अपने दरबार में पधार चुके हैं। दुनिया नज़ारा देखेगी। इस बार विश्व रिकॉर्ड बनेगा। 25 लाख से अधिक दिए जगमगाएंगे। दीपोत्सव अभूतपूर्व अलौकिक होगा। ऐसे अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं दीपोत्सव पर्व की। तो दीपोत्सव को लेकर भी चर्चा है, विपक्ष उस पर भी सवाल उठा रहे, तो ये जवाब विपक्ष को उसी मुद्दे पर था। बहरहाल जो बटोगे तो कटोगे, क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने और कहां उसको लेकर जाया जा रहा है, इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। साथ में हमारे साथ दुष्यंत नागर जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थन में और कई बार विपक्ष की जो बातें हैं उसको बड़ी मजबूती से रखते हैं। और साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। तो ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, इस पर चर्चा करने के लिए देखिए दुष्यंत नागर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक जुड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ सकते हैं। नमस्कार, कैसे हैं सर?
दुष्यंत नागर सर, बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए हम सभी की तरफ से, डीडी न्यूज़ परिवार की तरफ से। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आगे चलकर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन विनोद जी से मैं शुरुआत कर लेता हूं। विनोद जी, हमने अभी योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल वो पूरी बात सुनवाई। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश में देख रहे हो, लेकिन जिस तरह उसको ट्विस्ट दिया गया अखिलेश यादव के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि कहीं योगी आदित्यनाथ का ये नारा, ये बात उनका बहुत बड़ा नुकसान ना कर दे, उससे पहले जरूर इस पर जो है कुछ ना कुछ काउंटर कर दो, ऐसा लगा? लालचंद जी, ये गंभीर चर्चा है। गंभीर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज अयोध्या रिकॉर्ड बना रही है जी, और रिकॉर्ड इसलिए कि आज अयोध्या में रामलला विराजमान के मौजूदगी में ये पहली दिवाली है, और पहली दिवाली में 28 लाख दिए जला के रामलला विराजमान के स्वागत में वहां भव्य दिवाली का आयोजन हुआ है। ये कैसे संभव हुआ है? 500 साल के बाद, लाखों लोगों की कुर्बानियां, हजारों की यातनाएं, इसके बाद अगर ये दीपोत्सव है तो ये सिर्फ एक संदेश है। संदेश ये था इसमें कि ये समाज जब जुड़ेगा तभी रामलला विराजमान के लिए भी अयोध्या उनकी जन्मभूमि में स्थान मिलेगा। बिल्कुल। और ये स्थान तब मिला है जब राम मंदिर आंदोलन सामाजिक चेतना जगाने वाला अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बना था, और वो आंदोलन ने लोगों को जोड़ा। जात पात से ऊपर उठ के रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, कि ये नारा देते हुए 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां बीत गई लाल जी। और आज उस पीढ़ियों में हम लोग उस सौभाग्यशाली हैं जो आज हम रामलला विराजमान की भव्य राम मंदिर में मौजूद हैं। तो ये हम भव्य दिवाली का आयोजन देख रहे हैं, 28 लाख दीप जला के उनका स्वागत कर रहे हैं जी। तो ये एक जो सामाजिक चेतना का, ये आप ये देखिए कि सबसे बड़ा, जिसको अपोजिशन के लोग प्रयोगशाला कहते हैं, तो डेफिनेटली आज राम जन्मभूमि में के आंदोलन के बाद ये जो भव्य दिवाली का आयोजन है, ये दीपोत्सव का आयोजन है, वो भी समझने की बात है कि बटोगे तो कटोगे। ये भारत ने हमेशा से इस चीज को भोगा है, इसके पीड़ित रहा है यह देश कि आज 800 साल की गुलामी से अब की जो बात है, जो गुलामी की मानसिकता से आगे निकलने का है, उसमें समाज अगर जुड़ेगा तभी वो समाज जुड़ के ही अपने अस्तित्व को बचाएगा, अपने राम को पाएगा, अपने संस्कृति को बचा पाएगा। ये आज का सबसे बड़ा मैसेज है। और योगी आदित्यनाथ इस बात की चर्चा करते हुए, जब बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा था, उस दौर की बात उन्होंने कही थी कि बांग्लादेश के 23% की आबादी कैसे 8% पे आ गई, कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को इस बार नवरात्रा में दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं करने दिया गया। तो 5 लाख टका वहां पर मांगा गया। अगर इस देश के लोगों को समझ में नहीं आएगी तो ये बात तो उनको ध्यान में रखना होगा कि बटोगे तो डेफिनेटली कटोगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से कि वो देखिए 23% तो वो 1971 के बाद का आंकड़ा है। अगर आप 47 का आंकड़ा लीजिए तो 32% बांग्लादेश में हुआ करते थे हिंदू। खैर, हमारे साथ दुष्यंत नागर जी भी जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर जी, बटोगे तो कटोगे, ये मुझे लगता है कि कोई खोखली बात तो है नहीं, क्योंकि आप देखिए 1947 हमारे ध्यान में है, हम कट चुके हैं, मतलब हमारा देश कट चुका है। अब बचा खुचा टुकड़ा जो है वो तो हम देख रहे हैं हमारे पास है, तो ये बचा खुचा टुकड़ा भी कम से कम बचा रहे, ये और ना बटे ना कटे, इसको लेकर के अगर इस तरह की बात। और ख़ास तौर पर आप देखिए कि भारत के अंदर के कुछ हिस्सों में, कश्मीर घाटी का आप उदाहरण ले लीजिए, आसपास की बातें ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, अफगानिस्तान में क्या हुआ अल्पसंख्यकों के साथ उसको ले लीजिए, पाकिस्तान में क्या हुआ। ऐसे में अगर ये बात कही तो आखिर क्यों कुछ नेताओं को इस बात से मिर्ची लग गई, बताइए। देखिए, जो आपने राष्ट्र की अखंडता के लिए जो बोला, आपने जो प्रश्न खड़ा किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि देश की एकता और अखंडता को खतरा है, तो ये तो एक कोरी कल्पना है। भारत एक सशक्त और महान राष्ट्र है जिसकी लोकतांत्रिक बुनियादें बहुत ही मजबूत है। ना कश्मीर को, ना किसी भारत के अन्य हिस्से को कोई खतरा नहीं। हमारी सशक्त सेनाएं, हमारा युवा, देशभक्त लोग, भारत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का गूंजता हुआ नारा, चारों दिशाओं में प्रगति करता हुआ भारत
कहीं कोई पटने वाला नहीं है और न दुनिया में कोई ऐसी शक्ति है कि जो भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे सके। दूसरी बात में ये नारा क्यों दिया जा रहा है? जिस प्रकार से अयोध्यापुरी में जो भगवान रामचंद्र जी की जन्मस्थली ही नहीं जी एक दैवीय पुरी का स्थान रखती है, जो पुरियां बताई गई हैं भारत में, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी, अयोध्यापुरी, उन पुरियों में श्रेष्ठ स्थान अयोध्यापुरी है। वहां भारतीय जनता पार्टी पिछला लोकसभा में चुनाव जिस प्रकार से हारी और बुरी तरह से हारी, उससे भारतीय जनता पार्टी को अपना जनाधार देश के जो बहुसंख्यक वर्ग है उसमें खिसकता हुआ प्रतीत हुआ और वहां से एक एससी समाज के व्यक्ति का जीतना जो कि समाजवादी पार्टी के थे अवधेश प्रसाद जी, उनका जीतना उनके लिए चिंता का विषय हो गया। इसलिए ये नए नए नारे दे रहे हैं। ना देश को खतरा है, ना समाज को खतरा है। भारत के युवा का डंका दुनिया में बज रहा है। भारत का युवा दुनिया की बड़ी बड़ी एमएनसीज को लीड कर रहा है। हमारी महान बहादुर सेना, हमारे आप देखिए कितने हमारे युवा रिसर्च कर रहे हैं, कितने दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हैं। तो ये कहीं एमएनसीज को लीड बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। महान एक राष्ट्र के लिए ठीक है, बनने का कोई खतरा नहीं है, कोई कैसे खतरा नहीं है? नहीं नहीं, ये कबूतर की तरह आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होता दुष्यंत नागर जी। कबूतर की तरह आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होता। पीछे का जो तजुर्बा होता है उसे हम झुठला नहीं सकते। पीछे क्या तजुर्बा हमारा है वो हमने देखा है। जी विनोद जी हाँ। 15 अगस्त 1947 नागर साहब आप दुष्यंत नागर जी सुनिए, आप संदर्भ को छोड़ के आपने नागर साहब मेरा एक निवेदन है सिर्फ, आपने संदर्भ को छोड़ के बाकी तो सारे ज्ञान हम लोगों के सामने में रख दिया, लेकिन तो संदर्भ ये है हमारा कि आखिर अखिलेश यादव को ये निगेटिव सोच क्यों लगती है, ये निगेटिव नारा क्यों लगता है? क्यों? वही बात आज अखिलेश यादव को ये डर क्यों है कि हिंदू समाज अगर जुटेगा तो सबसे ज्यादा खतरा क्या अखिलेश यादव को है? अगर वो अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में अगर वो पीडीए बनाते हैं, कुछ जातियों के समूह में मुस्लिम वोट को जोड़ते हैं, तो क्या वो जाति को और समाज को बांटने वाला नहीं है? अगर राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान में जिसकी आबादी जी उतना हक का नारा देते हुए उत्तर से दक्षिण तक वो ये यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, और जो सबको तो क्या ये समाज को बांटने वाला नहीं है? अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस की राजनीति को बेहतर जानते हैं, अगर कांग्रेस की राजनीति पूरे के पूरे राजनीति में अगर हिंदुओं के लिए उनको आबादी के फर्क देना जायज लगता है, तो यही बात तो पीएम ने पूछा था कि ये जाति गणना की बात जो आप करते हो बड़े भाई, तो सीधे हिंदुओं में ही जाति है। 21 से 22 से ज्यादा जातियां मुस्लिम समाज में, उसकी गिनती क्यों नहीं करते हो? तो आप एक वोट बैंक में चट्टानी एकता दिखाते हैं और बटा हुआ हिंदू समाज आपके राजनीतिक फार्मूले में है, कहीं ना कहीं ये सूट करता है क्या? ये पीडीए को खतरा है, इसलिए अखिलेश को खतरा है और उनको ये निगेटिव बाइट दिखता है, उनको ये भय दिखाने वाला लगता है। इस मुद्दे पे आइए ना, दीजिए जवाब दुष्यंत नागर। हूँ साहब, कहीं जाने वाला नहीं हूँ। देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं हमारे देशवासियों से कि 1947 को जो भारत नेहरू जी को मिला उसमें राज्य बढ़े, उसका विस्तार हुआ, उसका भूभाग बढ़ा, घटा नहीं। गोवा कितना सा मिला था? उत्तर पूर्व के राज्य नहीं, आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी, मुझे बताइए, आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी कितने से राज्य के लिए लड़ी गई थी? कितना छोटा राज्य के लिए? सर, आजादी की लड़ाई तो पूरे उपमहाद्वीप के लिए ये है पॉइंट, ये है पॉइंट। पूरे उपमहाद्वीप के लिए लड़ाई लड़ी गई और हमारे पास मिला क्या हमें? सर, मैं 15 अगस्त 1947 के बाद की बात कर रहा हूं। उसमें उत्तर पूर्व में भारत ने विस्तार किया, गोवा जुड़ा, अन्य ये नागर साहब मैं फिर आपको रोकता हूं। ये आपकी सोच के आपके ये जो लेफ्ट लिबरल की आपने सोच रखा है, भारत एक है, इसको आप 1947 का भारत मानते हैं। भारत हजारों साल पुरानी संस्कृति का एक देश है। नहीं सर, भारत की बात आप सुन लीजिए। आप जब बात करते हैं, आप आते हैं तो कम से कम हमारे मुद्दे को तो कम से कम समझिए। आप इस भारत में क्या कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का आप ये कह रहे हैं कि हमको ऐसे मिल गया नेहरू जी की कृपा से। अरे आप मणिपुर को, आप अरुणाचल को अगर आप भारत की सभ्यता से संस्कृति से नहीं जोड़ते हैं तो हम लोगों को तो इस मुद्दे पे चर्चा करने में शर्म होनी चाहिए। ठीक है,
भारत एक है, ये 1947 का राहुल गांधी का ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया गणराज्यों का संघ नहीं है। भारत हमारी सभ्यता की पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारे राम की पहचान है। तब भारत का आप भारत को सिर्फ 47 से पहचानने की जो सोच है ना, उसी सोच पर तो सवाल है, उसी सोच पर भारत, मूल भारत तो हिंदू कुश से शुरू होता है और हिमालय तक है। ये बात कश्मीर से लगा के और कन्याकुमारी तक ठीक है। मैं तो मूल भारत उसी को मानता हूं, ठीक है। लेकिन मैं उस भारतवर्ष की बात कर रहा हूं जो 1947 के बाद में एक देश के रूप में दुनिया ने जिसको मान्यता दी, स्वीकार कर लिया उसको, लेकिन जो उसके पहले तजुर्बा रहा उसको भी तो शामिल करना पड़ेगा ना दुष्यंत नागर सर। चलिए, फिलहाल आज समय की कमी है, ये ऐसा विषय है जिस पर हम लोग घंटों चर्चा कर सकते हैं, आज समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए दुष्यंत नागर सर, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि रेलवे तमाम कोशिशें कर रहा है, हो सकता है कहीं कुछ दिक्कत हो भी रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पर एक साजिश चल रही है, उसका भंडाफोड़ करेंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पेमेंट फेल, पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि रेलवे तो मेहनत काफ़ी कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं रेलवे की मेहनत पर पानी फेरने की साजिश हो रही है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने इस बार त्योहारों को ध्यान में रखते हुए किए हैं कई विशेष इंतजाम। इस दिवाली और छठ पूजा के लिए 250 से भी ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चला रही है रेलवे। कल मंगलवार 29 अक्टूबर की बात कर लीजिए, 120 से ज़्यादा ट्रेनें तो कल ही चलाई गई। इनमें से लगभग 40 ट्रेनों का ऑपरेशन मुंबई डिवीजन से किया गया। मुंबई का जिक्र क्यों कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। 22 ट्रेनें इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लोकप्रिय स्थलों के लिए दी गई। साथ ही त्योहारों के मौके पर रेलवे ने आम आदमी की सुरक्षित यात्रा के लिए और भी कई कदम उठाए हैं, जैसे प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक है। लेकिन सोशल मीडिया आप देखिए, वहां पर आपको लोगों के बीच पैनिक करने की साजिश नजर आएगी। कई लोग सोशल मीडिया पर गलत सूचना देकर सुरक्षित यात्रा में बाधा डाल रहे हैं। भारतीय रेलवे की मेहनत पर ऐसे लोग पानी फेर देने की साजिश कर रहे हैं क्या? मैं इसलिए मुंबई का मैंने जिक्र किया था क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको CST का एक पुराना तस्वीर दिखाई पड़ेगा जिसमें लोगों की भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है। तो कुछ लोग क्या इस तरह की साजिश कर रहे हैं? हमारे संवाददाता राजेश राज खुलासा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, मुझे लगता है इस समय कहीं रेलवे स्टेशन पर ही मुझे नजर आ रहे हैं। राजेश, ये बताइए, सोशल मीडिया पर बहुत सारी पुरानी तस्वीरें लेकर के ये कहा जा रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि इतनी भीड़ होती है कि लोगों को परेशानी भी होती है, इससे इनकार नहीं करना चाहिए, लेकिन रेलवे ने इस बार खास तौर पर रिकॉर्ड संख्या में इंतजाम किए थे स्पेशल ट्रेन के। 7,000 से ज़्यादा ट्रेनों का परिचालन जो है वो भारतीय रेल ने सुरक्षित किया है। और आप हमारे ठीक पीछे का जो ये नज़ारा देख रहे हैं लालचंद्र, यह कोई शादी ब्याह के लिए पंडाल नहीं बनाया गया है, बल्कि यह जो आप देख रहे हैं ये जो बड़ा सा पंडाल है, ये लोगों के बैठने के लिए, प्रतीक्षा के लिए यह पंडाल बनाया गया है। और जो पंडाल कहीं ना कहीं यह बताता है कि जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो तमाम सुविधाएं दी गई हैं, उन सुविधाओं में इस पंडाल के भीतर टिकटिंग मशीन जो है वो अतिरिक्त टिकट खिड़की बनाए गए हैं, पानी के पीने की व्यवस्था है, फूड स्टॉल बनाए गए हैं। और जिस भीड़ के आप जिक्र कर रहे थे, तो उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कतारबद्ध तरीके से हमारे कैमरामैन राजेंद्र जोशी आपको दिखाएंगे कि हम 16 नंबर प्लेटफॉर्म से ठीक बाहर खड़े हैं। देखिए, लोग कतार में लगे हुए हैं और
16 नंबर प्लेटफॉर्म का जो फुट ओवर ब्रिज है उसको बंद कर दिया गया है और यहाँ पर आरक्षित श्रेणी के जो मुसाफिर हैं वो अलग गेट से जा रहे हैं। जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, आरक्षित और अनारक्षित दोनों के लिए गेट अलग बनाए गए हैं। 1 नंबर से 15 नंबर तक जो मुसाफिर हैं प्लेटफॉर्म पर उनके लिए अलग द्वार बनाए गए हैं और मिनी कंट्रोल रूम के जरिए 208 सीसीटीवी लगाकर पूरी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को आरपीएफ के जवान जो हैं वो उसको देख रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, संदिग्धों पर नजर रख रहे हैं कि कोई परिंदा भी पर न मार सके, किसी की तरह कोई मिसहैपनिंग ठीक है। तमाम ये इंतजाम है, बिल्कुल जो आप तस्वीरों के जरिए हमें दिखा रहे हैं, तमाम ये इंतजाम है। लेकिन फिर भी लोग जो है ना कहीं रेलवे को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरों को फैलाकर। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल समय की कमी है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट देने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।